हेलो डियर, आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। यहाँ पे आज आप सभी सेकेंड ईयर के लिए MSN2 का वीडियो नंबर 26वां लेकर आए हैं। इससे पहले 25 तक वीडियो देख चुके हैं और कुछ क्वेश्चन आपको मैं एक्स्ट्रा भी बता दिया हूँ। जैसे 2 सब्जेक्ट का एक में आपको पढ़ाते थे एक प्रश्न, तो वहाँ पे नंबरिंग नहीं देते थे। तो इस हिसाब से आज का यह 26वां वीडियो MSN2 का, और आज हम शुरू करने वाले हैं यौन संचारित रोग चैप्टर। समझ गए? STD रोग जो होता है, STD रोग, यौन रोग के बारे में हम लोग शुरू करने वाले हैं और यह चैप्टर नंबर आपका जो है 8वां है। समझ गए? चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। चलिए आज हम लोग जो है शुरू करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, प्रश्न आपसे पूछेगा 10 नंबर में, कहेगा कि STD रोग क्या होते हैं, इसके सूची बनाएं और किसी एक यौन रोग पर विस्तृत से चर्चा करें। ऐसे 10 नंबर में तो किसी एक पर चर्चा करने के लिए पूछेगा, तो चाहे आप एड्स पर चर्चा करें, चाहे आप क्या बोलते हैं उसको, गाइनोरिया पर जो है चर्चा करें, सिफिलिस पर चर्चा करें, मतलब कोई भी इस लिस्ट जो हम बताएंगे उसमें से जो भी आपको कंप्लीट अच्छे से दिमाग में रहे उसको वहाँ पे लिख देना है। अगर किसी कहे तब, किसी एक पर कहे तब, अगर प्रॉपर दे दे कि सूची बनाइए और साथ में एड्स के बारे में बताइए या कैनक्रोइड के बारे में बताइए या फिर जो है सिफिलिस के बारे में अगर नाम दे देगा तो प्रॉपर उसी को बताना रहेगा। तो इसलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो यौन रोग है उसको डिटेल से बताएंगे। समझ गए? जिसमें आज हम लोग एड्स के बारे में पढ़ेंगे, कंप्लीट एड्स के बारे में। और अगर आपसे पूछेगा बिना कोई दिक्कत के तो एड्स डायरेक्ट भी पूछ लेता है, और नहीं डायरेक्ट पूछेगा, कहेगा कि किसी एक पर विस्तृत से चर्चा करें तो एड्स ही बता दीजिएगा। ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं यौन जनित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण होता है कि यह यौन क्रिया के द्वारा एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। समझ गए? या यौन क्रिया से संबंधित जो भी कामें होते हैं वह जो है एक से दूसरे में फैलता है। समझ गए? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यही होता है। यौन संपर्क द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होने वाले रोग यौन रोग कहलाते हैं। यौन रोग का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल डिजीज का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब ही होता है कि यौन क्रिया, सेक्सुअल क्रिया के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होने वाला जो रोग होता है वही यौन रोग कहलाता है। समझ गए? इन्हें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STD या फिर वेनरल डिजीज यौन रोग VD भी कहा जाता है। अब आपको ध्यान में आ गया कि STIS किसे कहते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस STIS होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STDs होता है। समझ गए? और वेनरल डिजीज भी यौन रोग वही होता है। तो आपका ये समझ गए कि क्या होता है यौन जनित रोग? बिल्कुल एक लाइन में समझ गए। चलिए, यहाँ पे इंग्लिश दे दिए हैं, इंग्लिश देख लीजिएगा। रही बात कि यह जो है इनमें कौन कौन से रोग आते हैं जो यौन जनित होते हैं, तो माय डियर कुछ मुख्य यौन जनित रोग निम्नलिखित है। अब हम लोग जो है 7, 8, 10 जो है लिस्ट आपको बता देते हैं, क्योंकि सूची जरूर पूछता है, कहेगा कि यौन रोग की सूची बनाए और किसी एक पर चर्चा करें 10 नंबर में। तो यौन रोग की सूची में देख लीजिए कुछ मुख्य यौन रोग जनित रोग जो है निम्नलिखित है, जो आप लोग ध्यान से देखिए। पहला है चैनक्रोइड। क्या है? देख लीजिए, चैनक्रोइड। ओके, चैनक्रोइड है, ध्यान से देखिएगा। सिफिलिस है, गोनेरिया है, समझ गए? गोनोरिया है, लिम्फो ग्रेनुलोमा वेनिरम, LGV लिम्फोमा, लिम्फो ग्रेनुलोमा वेनिरम। समझ गए? याद रखिएगा, L फॉर लिम्फो, G फॉर ग्रेनुलोमा, V फॉर वेनिरम, याद रखिएगा। उसके बाद है ग्रेनुलोमा इंगुइनल या फिर डोनोवेनोसिस है, या इसी को ग्रेनुलोमा इंगुइनल कहते हैं। ओके, HIV या एड्स जो कि आज पढ़ेंगे, स्कैबिज, समझ गए? ये भी यौन रोग से फैलता है। हेपेटाइटिस भी आप लोग पढ़ चुके हैं। हेपेटाइटिस भी जो है आपको यौन से फैलता है। वेजिनोसिस, वेजिना में प्रॉब्लम, यह संक्रमण हो जाता है, वेजिनोसिस होता है, यह भी यौन रोग है। क्लेमेडिया, समझ गए ना? क्लेमेडिया, हर्पीज और PID पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जिसमें बहुत सारे पेल्विक के रोग आ जाते हैं। वेजिनल ईस्ट, समझ गए? और यह सब कुछ जो है आपके सामने था, कुछ जो है आपके यौन रोग। समझ गए? तो यह यौन रोग जो है आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। चैनक्रोइड है, सिफिलिस है, गोनोरिया है,
लिम्फोग्रेनुलोमा वेनिरम LGV भी है। उसके बाद डोनोवेनोसिस है, HIV है, HIV/AIDS वही, स्कैबिज है, हेपेटाइटिस है, वेजिनोसिस है, क्लेमाइडिया है, हर्पीज है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज PID और वेजिनल ईस्ट। इसको 2 बार दिमाग में खुद से आप सोचिएगा ना कि कौन कौन है तो याद हो जाएगा। LGV जरूर, अगर पूरा नहीं याद रहेगा LGV समझ गए ना, लिम्फोग्रेनुलोमा में जो है वेनिरम अगर नहीं याद रहेगा तो LGV याद रख लीजिएगा, डोनोवेनोसिस समझ गए, बाकी सब छोटे छोटे नाम है याद रख लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे एड्स के बारे में कि एड्स होता क्या है और एड्स कैसे फैलता है, एड्स के निदान क्या है, लक्षण क्या है और इसका रोकथाम और इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो एड्स जो है एक बहुत ही बड़ी खतरनाक रोग है, समझ गए, ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए एड्स जो होता है, एड्स का फुल फॉर्म आपको पता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब यहाँ पे आपको पता होगा इम्यूनो डिफिशियंसी बीच में क्या आता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। इम्यूनो मतलब होता है आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उससे रिलेटेड है। डिफिशियंसी का मतलब होता है, अगर इसका आप मीनिंग जानते हैं तो डिफिशियंट के मतलब होता है कि क्षमता का घट जाना, डिफिशियंट मतलब कम जाना, क्षमता जो है वह कम जाना। तो इम्यून सिस्टम का क्षमता कम हो जाना, लॉस हो जाना ही डिफिशियंट यानी इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब इम्यून का कम हो जाना, क्षमता कम हो जाना। तो इम्यून मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली। अब यहाँ पे होता है कि एड्स होने के बाद, एड्स जैसे ही व्यक्ति में संक्रमण फैलता है, व्यक्ति के सबसे पहला जो हमला करता है वह व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को ही तबाह करता है, समझ गए। जैसे ही व्यक्ति के इम्यून सिस्टम पर हमला होता है तो एड्स अपने साथ बहुत सारे संक्रमणों को शरीर में प्रवेश करा देता है, जिससे व्यक्ति परेशान हो जाता है। देखते होइएगा एड्स वाला व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा बेचैन होने लगता है, समझ गए। जब धीरे धीरे एड्स अपने गहरा रूप लेता है तो वैसे पेशेंट को बचना फिर मुश्किल हो जाता है और इसका कोई ख़ास जो है उपचार भी नहीं है, कोई दवाई भी नहीं है कि हाँ दवाई खा लिए फीवर की तरह कि दवाई खा लिए तो फीवर धीरे धीरे ठीक हो गया कम्प्लीटली, या फिर पेट खराब है, पेट गड़बड़ है तो पेट के लिए दवाई खाते हैं ठीक हो जाता है। बहुत सारे बीमारी है जिसके लिए दवाई है, खाने के बाद कुछ दिन के बाद क्लियर हो जाता है। लेकिन एड्स ऐसे रोग हैं, कैंसर के लिए तो फिर भी मानिए ठीक हो जाता है, लेकिन एड्स ऐसे रोग है जिसका अभी तक कोई प्रमाणित कंप्लीट जो है दवाई नहीं आया है, समझ गए। और यह बड़ी खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि यह रोग जो है क्या करता है कि व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र को ही नष्ट करने लगता है, मतलब जो आपको बीमारी से बचाता है उसी चीज़ को यह ख़त्म करने लगता है, समझ गए। और ख़त्म करते करते आपके शरीर में इतना ना ज़्यादा तबाही कर देता है कि आपके प्रतिरक्षा प्रणाली बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है और आपके बॉडी में बहुत सारे बीमारी उत्पन्न हो जाते हैं, समझ गए। इसीलिए जो एड्स वाले मरीज़ है उनको काफ़ी परहेज़ से, काफ़ी जो है उनको मतलब अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके रखना पड़ता है, समझ गए। हर एक चीज़ों में उनको बहुत ज़्यादा जो है वो तो खुद रहते ही हैं, साथ में उनको दूसरे व्यक्तियों को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, समझ गए। तो यही चीज़ें होता है। आपके सामने है एड्स मानव प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर करने वाला यौन संक्रामक रोग है। क्या समझे, एड्स जो है मानव मतलब ह्यूमन के जो प्रतिरक्षा प्रणाली होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है, उसको जो है कमज़ोर करने वाला यह एक क्या है, संक्रामक रोग है, समझ गए। जिसमें HIV संक्रमण के कारण, HIV वायरस के कारण प्रतिरक्षा क्षमता, इम्यूनिटी जो है कम हो जाता है व्यक्ति का। अब जैसे ही आपके बॉडी में इम्यूनिटी कम होगा तो TB भी हो सकता है, फेफड़ा को प्रभावित करेगा, समझ गए, लीवर को प्रभावित करेगा, आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल आपका गड़बड़ा जाएगा, इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, समझ गए, लंग्स आपका गड़बड़ाने लगेगा, बॉडी में स्किन में आपका जो है इम्यून सिस्टम स्किन को भी स्वस्थ रखता है, स्किन में आपका जो है फोड़ा फुंसी निकलने लगेगा। तो इस टाइप से जो है एड्स वाले रोगियों को साथ होने लगता है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। अब ये संक्रमण फैलता कैसे है, तो संक्रमण फैलने का जो माध्यम है आप लोग को पता है कि यह संक्रमण एड्स रोग जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंस वायरस HIV के कारण जो है आपको फैलता है, समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा।
संक्रमण के कारण होता है, संक्रमण के कारण होता है एड्स रोग जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV संक्रमण के कारण होता है। इसका जो प्रसार मतलब जो फैलने का जो प्रकार होता है कि किन किन प्रकारों माध्यमों से यह फैल सकता है, तो उन माध्यमों को चलिए हम देखते हैं। माध्यम तो देख लिए, सोर्स तो देख लिए, सोर्स यही है HIV वायरस, इसके कारण ही व्यक्ति में फैलता है। बाकी कौन कौन से और जो है इसके प्रकार है जहां से यह फैल सकता है, तो चलिए और कारण बताते हैं कि कौन कौन से कारण है जिसके कारण ये संक्रमण फैलते हैं व्यक्ति में। तो सबसे पहला आप लोग जानते हैं असुरक्षित अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन। मान गया किसी फीमेल को एड्स है, कोई मेल जो है उसके साथ अनप्रोटेक्टिव जो है रिलेशन बना रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है होने का, समझ गए। दूसरी चीज़ें, कोई मेल को है और वह बिना प्रोटेक्शन के जो है वह फीमेल के साथ रिलेशन कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी होता है। उसके ब्लड को किसी दूसरे, मान गए ब्लड बैंक में आप ब्लड लेने जाते हैं, तो क्या होता है, ग्रुप मैच करता है, सब चीज़ मैच करता है तब देता है। इसलिए चेक करता है कि वो कहीं कोई संक्रमण तो नहीं है। कोई डोनर जाता है ब्लड डोनेट करने, तो उसका चेक किया जाता है कि इसमें कोई संक्रमण वगैरह खासकर एड्स वगैरह तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसके ब्लड को किसी स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ा दिया जाएगा तो उसको भी हो जाएगा। तो ऐसे ही जैसे नाखून काटा हुआ ब्लड, समझ गए, जो व्यक्ति के बॉडी में टच हो गया चीज़, खासकर टच होने के बाद अगर उसमें ब्लड का थोड़ा भी अंश लग गया तो फिर उस चीज़ का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे नाखून काटेंगे, हो सकता है नाखून काटते काटते ब्लेड कभी कभी ज़्यादा डीप कट जाता है तो उसमें हल्का सा ब्लड भी आ जाता है, तो वह ब्लड अगर ब्लेड में लग जाएगा, उससे कोई काटेगा तो संक्रमण हो सकता है। तो ऐसे ऐसे जिसमें ब्लड के संपर्क आ जाए उससे सामान का यूज नहीं करना चाहिए किसी एड्स वाले पेशेंट मरीजों का, समझ गए। गर्भावस्था के दौरान माँ से शिशु में, अगर माँ एड्स का है और शिशु को भी यह हो सकता है, क्योंकि माँ का ही तो सारा चीज़ बच्चा को गर्भ में मिलता है ना, तो ये भी है। स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माँ को भी ये चीज़ें जो है हो सकता है। असुरक्षित रक्त चढ़ाना, अगर ब्लड डोनेट किया जा रहा है, किसी को चढ़ाया जा रहा है और वह अनप्रोटेक्टिव तरीके से चढ़ाया जाएगा, मतलब बिना जाँचे परखे, तो ये भी होने की खतरा रहेगा। अंग प्रत्यारोपण, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, समझ गए, कोई भी अंग का ट्रांसप्लांट किया जा रहा है और उसका बिना किसी व्यक्ति के जांचे परखे उस अंग को दूसरे व्यक्ति में लगा दिया जाए, तो इसका गारंटी नहीं है कि वो व्यक्ति स्वस्थ ही होगा, समझ गए। इसलिए पहले उस व्यक्ति का हर एक चेक कर लिया जाता है, चेक करने के बाद स्वस्थ हो लिया जाता है कि हाँ ये व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, इसका अंग का दूसरे व्यक्ति में लगाया जा सकता है, डोनेट किया जा सकता है, तभी जाके उसके अंग को दान किया जाता है या किसी दूसरे में लगाया जाता है, या फिर सुरक्षित रख लिया जाता है कि कोई आएगा तो उसे दिया जाएगा। संक्रमित सुई द्वारा, अब संक्रमित सुई जो होता है, संक्रमित सुई को किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं लगाते हैं। एक व्यक्ति में इंजेक्शन दे देने के बाद उसी सिरिंज का इस्तेमाल दूसरे में नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रभाव उस व्यक्ति में भी जाएगा, समझ गए, क्योंकि डायरेक्टली रूप से इंजेक्शन चुभता है अंदर, समझ गए ना। उसी के प्रकार ब्लेड जो होता है नाखून काटने वाला, उसका भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सब कारण व्यक्ति में जो है होते हैं संक्रमण HIV, ठीक है। आगे है यहाँ पे उद्भावन अवधि है। एड्स में उद्भावन काल निश्चित नहीं होता है, यह 15 से 20 वर्षों तक हो सकता है। एड्स जो होता है लंबे बीमारी का होता है, समझ गए। एड्स का कोई जो उद्भावन अवधि होता है निश्चित नहीं होता है, इनक्यूबेशन पीरियड, कि 4 महीने में दिख जाएगा या 2 महीने में या 15-20 वर्षों में या 10 वर्षों में दिखेगा, इसका कोई निश्चित नहीं है। यह इतना तक भी 15 से 20 वर्ष तक भी हो सकता है, इतना लंबा चलता है, समझ गए। 15 से 20 वर्ष तो कोई व्यक्ति एड्स होने के बाद जीवित भी बहुत कम है चांस रहता है कि हो पाता है, समझ गए। जांच है इन्वेस्टिगेशन। अब एड्स के लिए कौन कौन से जांच किए जाते हैं आपके सामने है, देख लीजिए। एलिसा टेस्ट किया जाता है, समझ गए, जो इम्यूनिटी का ही टेस्ट होता है। HIV स्पॉट एवं कॉम टेस्ट होता है। एक आता है HIV 1 और HIV 2 आता है, समझ गए, ये भी टेस्ट होता है। पार्टिकल एग्लूटिनेशन होता है, पार्टिकल एग्लूटिनेशन होता है। HIV स्पॉट एवं कॉम्ब टेस्ट होता है। रेडियो एमिनो प्रीसिपिटेशन ऐसे टेस्ट किया जाता है। देखिए रेडियो
प्रीसिपिटेशन टेस्ट किया जाता है इम्यून को टेस्ट करने के लिए, समझ गए। तो ये कुछ टेस्ट है चूँकि इसमें व्यक्ति के इम्यून सिस्टम ही गड़बड़ाता है। तो रेडियो इम्यूनो प्रीसिपिटेशन ऐसे टेस्ट होता है, पार्टिकल एग्लूटिनेशन होता है, HIV स्पॉट एवं कॉम टेस्ट होता है और एलिसा टेस्ट होता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। बाकी ब्लड टेस्ट, इतिहास लेना, शारीरिक जाँच, ये सब तो सब बीमारी में होगा, तो उसको ऊपर में लिख दीजिएगा, समझ गए। चलिए ये हो गया। अब लक्षण क्या होता है माय डियर, अगर किसी को मान गए एड्स हो गया है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं आपके सामने में। और लक्षण आपको बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी बीमारी के बारे में जानकारी लेने के लिए। शरीर में भार, जैसे जैसे आपको एड्स होता है आपके बॉडी में भार जो है कमते जाता है, वेट लॉस होते जाता है, समझ गए। 1 माह तक खांसी व बुखार रहना, आपके 1 माह तक खांसी व बुखार रहता है। क्योंकि जैसे ही एड्स होगा आपके लंग्स को भी यह प्रभावित करने लगता है, समझ गए। शरीर पर खुजली होने लगता है, दाने दाने निकलने लगते हैं, क्योंकि यह कहीं ना कहीं स्किन को भी जो है आपको प्रभावित करता है और लंग्स को भी प्रभावित करने लगता है, समझ गए। हर्पिज रोस्टर संक्रमण व्यक्ति में होने लगता है, जो लिम्फ नोड्स होता है उसमें सूजन हो जाते हैं गले के पास, समझ गए। हर्पिज सिंप्लेक्स वायरस संक्रमण व्यक्ति में दिखने को मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो एड्स होता है अपने साथ बहुत सारे संक्रमणों को ले आता है। तो आपके सामने यहाँ पे है हर्पिज सिंप्लेक्स का संक्रमण, हर्पिज जोस्टर का संक्रमण, समझ गए ना। तो 2 संक्रमण तो यहाँ ही दे दिया है, बाकी यह स्किन को खराब करता है जिससे खुजली दाना दाना निकलने लगता है, लाल लाल चकत्ते, समझ गए। व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगता है इसमें, समझ गए। बेचैनी होने लगता है, थका थका सा महसूस होता है, समझ गए। लिम्फ नोड्स में सूजन होते हैं, खांसी बुखार रहता है क्योंकि यहाँ पे लंग्स भी इफेक्ट होते हैं और शरीर में भार की कमी होते हैं। तो ये सब चीज़ें और लिम्फ नोड्स में सूजन, तो ये महत्वपूर्ण लक्षण है जिसको आप ध्यान में रखिएगा, समझ गए। चलिए अब इसका रोकथाम और नियंत्रण आप कैसे करेंगे, आप इसका प्रिवेंट और कंट्रोल कैसे करेंगे। एक एड्स वाला मरीज है तो आप एड्स को कैसे रोकथाम और नियंत्रण करेंगे एज ए नर्स, चलिए हम इसको देखते हैं। पहला है अस्पताल के, देख लीजिए अब पहला दूसरा हम यहाँ पे कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहला और दूसरा आप भी लिखिए। पहला में जो लिखा है वो आप 3 में भी लिख सकते हैं अगर 3 में याद आएगा, समझ गए। पहले के स्थान पर अगर कोई 8वां याद आ रहा है तो हम उसी को 1 नंबर में लिख देंगे। तो ये लिखने की टेक्निक अपना, ये सब कोई सीरियल पॉइंट नहीं है, हम अच्छे दिखने के लिए सीरियल में लिख दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लिख सकते हैं जहाँ जो मन हो, बस याद करना है कि हाँ क्या क्या हमें लिखना है। अस्पताल में सदैव ब्लड ट्रांसफ्यूजन एवं ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन से पूर्व HIV की जांच अवश्य की जाती है। इसमें HIV संक्रमण प्रसार पर नियंत्रण किया जाता है। अब जो भी अस्पताल में है वहाँ पे अगर ब्लड किसी को देना है, चढ़ाना है, या फिर किसी को कोई अंग जो है लगाना है, या फिर अंग को डोनेट करना है, दान करना है, तो इसके लिए दोनों कंडीशन में पहले क्या किया जाता है कि अच्छे से ब्लड टेस्ट में HIV टेस्ट ज़रूर किया जाता है, पता करने के लिए कि व्यक्ति में HIV का संक्रमण तो नहीं है। क्योंकि अगर इसके ब्लड को या कोई अंग को दूसरे में लगाया जाएगा तो उस व्यक्ति को भी संक्रमण हो जाएगा, तो इससे रोकथाम होता है, इसीलिए पहले हम जाँच कर लेते हैं, समझ गए। दूसरा है समुदाय में HIV की रोगियों को स्क्रीनिंग हेतु विशेष जांच कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए जिससे इनका सही उपचार किया जा सके। और बिल्कुल सरकार के द्वारा HIV कंट्रोल प्रोग्राम चलाया भी गया है, उसके तहत जो है आपको स्क्रीनिंग किया जाता है, फ्री में जांच किया जाता है। इसके लिए एक कार्यक्रम जो है चलाना चाहिए सही में, और सरकार के द्वारा चल भी रहा है समुदाय स्तर पर। तीसरा है HIV संभावित लोगों को इस रोग के बारे में अवश्य जानकारी एवं मुफ्त निरोध उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अगर कोई ऐसे डाउटफुल व्यक्ति लगे HIV का तो उसे आवश्यक जानकारी देंगे कि कैसे बचना है, क्या करना है, और फ्री में जो कंडोम होता है, निरोध होता है, उसको उपलब्ध कराएंगे, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है HIV संक्रमित स्त्रियों का अनावश्यक गर्भधारण करने से मना करना चाहिए एवं यदि गर्भधारण करे तो विशेष निगरानी एवं उपचार का ध्यान रखना चाहिए। अब एक महिला है, समझ गए, महिला अगर ये सोच रही है कि अब महिला को अगर HIV हो रखा है तो उसको सबसे पहला तो ये ध्यान देना चाहिए कि बिना, अगर 1-2 बच्चे हो गए हैं
और एड्स है तो कोशिश करना चाहिए कि अब जो है गर्भधारण न करे तो बेहतर है, समझ गए। क्योंकि अपने तो कष्ट में हैं ही, साथ में जो बचवा होगा उसको भी आप बीमारी दे सकते हैं, इसलिए अनावश्यक गर्भधारण से बचना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग का अपना अपना मन, अगर नहीं माने तो उसको गर्भधारण अगर कर भी लेती है तो उसको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, निगरानी रखना चाहिए, बार बार इसको देख रेख करवाना चाहिए, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है HIV रोगी के बॉडी फ्लूइड जैसे सीमेन होता है, ब्लड होता है, डिस्चार्ज ब्रेस्ट मिल्क होता है को सेफ्टी से डिस्पोज करना चाहिए। मीन्स एक HIV मरीज और उसके अंदर इंटरनल बॉडी से कोई भी सिक्रेशन, कोई भी फ्लूइड तरल निकले जैसे सीमेन, ब्लड, बलगम, डिस्चार्ज ब्रेस्ट मिल्क, ये सब जो है क्या करता है कि संक्रमित कर सकता है, समझ गए। तो इसके लिए अच्छे से इसे जो है सेफ्टी से डिस्पोज करना चाहिए, नष्ट करना चाहिए, समझ गए। तो ये रुकता है, इससे रोकथाम और नियंत्रण होगा HIV में। नेक्स्ट है ऐसे लोग जिनमें HIV की संभावना अधिक हो, वहाँ रेगुलर स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। यह लोग निम्न हो सकते हैं माय डियर। जैसे अगर आप नर्स हैं, आप काम कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है, और आप समुदाय में गए, समुदाय में आपको लगता हो कि इधर इस व्यक्ति को जो है ज़्यादा जो है संक्रमण की संभावना है HIV का, तो ऐसे में आप उसको जो है समय समय पर रेगुलर स्क्रीनिंग करना चाहिए। और ये लोग निम्न हो सकते हैं जिसको आपको संभावना लगेगा कि अधिक हो सकता है इसमें, तो ये लोग इस प्रकार हैं। जैसे कुछ असामाजिक तत्व जो गड़बड़ आदमी होते हैं, ज़्यादा इन सब चीज़ों में रिलेशन में ज़्यादा मन रखते हैं, असामाजिक तत्व के लोग, जिसको कोई असर नहीं है कि इस पर समाज का क्या असर पड़ेगा, वैसे लोगों को। नशे की आदी लोग, क्योंकि नशे के आदी लोग जो है इन सब चीज़ों को बड़ी आदी होता है कि रिलेशन बनाने का, समझ गए। नशे के आदी लोग, जो वेश्यावृत्ति, जो प्रोस्टिट्यूशन में काम करता है अपना वेश्यावृत्ति में, उसको जो है ये सब चीज़ें होना आसान रहता है, HIV होना। HIV इंडेमिक मतलब HIV का जो महामारी चलने लगता है उन वैसे एरिया में जो है जाँच की ज़्यादा संभावना है, स्क्रीनिंग का। ड्राइवर जो होते हैं, क्योंकि ड्राइवर जो है आपको पता है बहुत सारे लोगों से एक साथ मिलते जुलते हैं, लंबी यात्रा करने वाले लोग जो लंबी यात्रा करते हैं हमेशा, वैसे लोगों को बार बार चेक करनी चाहिए, समझ गए। एक से अधिक यौन संबंध रखने वाले लोग, अब वैसा लोग जो एक से अधिक लोगों के साथ संबंध रखता हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको भी जो है बार बार ये सब चीज़ें चेक करना चाहिए। और ये लोग जो है, यह जो है आपको अधिक संभावना के लोग होते हैं, इन सब लोगों में अधिक संभावना HIV के हो सकते हैं, इसलिए इन सब लोगों को, इस प्रकार के लोगों को जो है रेगुलर स्क्रीनिंग की जानी चाहिए, जिससे आप रोकथाम कर सकते हैं एड्स में, ओके। आगे का पॉइंट है एड्स रोग की रोकथाम के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इन्हें प्रभावी बनाना चाहिए। अब एड्स के रोकथाम करने के लिए बहुत सारे जो है अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। जो नीचे दिए गए हैं इसे आपको प्रभावी बनाना चाहिए, जिससे प्रभावी बनाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोगों को जानकारी मिलेगा और इसका फ़ायदा उठाएंगे, रोकथाम होगा। जैसे एड्स हेल्पलाइन नंबर, सरकार के द्वारा एड्स हेल्पलाइन नंबर भी है, आपको जो भी ज़रूरत हो, एड्स से संबंधित पूछताछ हो, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। एड्स परामर्श केंद्र, आप वहाँ से परामर्श ले सकते हैं, एड्स के बारे में परामर्श केंद्र भी खुला गया है। एड्स स्क्रीनिंग सेंटर भी है, आपके नज़दीकी मिल जाएंगे स्क्रीनिंग सेंटर, जहाँ पे आप जाके एड्स का जांच कर स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण जो है सहायता जो है किया गया है, ओके। आगे है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, लोगों को संयमित जीवन एवं सुरक्षित यौन संबंध के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब लोगों में आप रोकथाम नियंत्रण कैसे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संयम अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए कहेंगे और सुरक्षित तरीके से सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो यौन क्रिया के बिना तो रहना मुश्किल होता है, समझ गए, जो समान जीवन जीता हो वैसे व्यक्तियों के लिए, समझ गए। HIV रोगी के उपचार में प्रयुक्त उपकरण पुनः उपयोग में नहीं लेनी चाहिए। अब HIV के जो मरीज है, अगर वह कोई समान उपकरण का उपयोग कर लिया है तो उसको फिर से उपयोग में आप कोई व्यक्ति नहीं लेंगे, समझ गए। अस्पताल में क्रॉस इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए बैरियर नर्सिंग का उपयोग करना चाहिए। क्रॉस मतलब एक से दूसरे में फैलने के लिए, समझ गए।
एक से दूसरे में ना फैले, इसके लिए बैरियर नर्सिंग का ख्याल रखेंगे, यानी नर्स मरीज का और मरीज नर्स का जो है ध्यान रखेगा, जिससे संक्रमण एक दूसरे को नहीं फैलेगा। समझ गए? तो ये हो गया आपका 10वां। 11वां में लिखेंगे कि एड्स के मरीजों के लिए जो है ART थेरेपी जो है प्रदान किया जाता है। समझ गए? एड्स के मरीजों को जो है पोषण में अच्छे सुधार करेंगे। समझ गए? साफ़ सुथरा रहने के लिए कहते हैं एड्स के मरीजों को। समझ गए? मनोवैज्ञानिक दबाव जो है नहीं डालते हैं, मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करते हैं, क्योंकि बहुत लोग को ये लगता है कि एड्स हो गया है तो अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। समझ गए? तो देखिए, एड्स आप जिंदा तभी नहीं रहिएगा जब आप अपने ऊपर जो है कंट्रोल नहीं रखिएगा। अगर एड्स हो गया है फिर भी आप एक समान जीवन के तरह ही जी रहे हैं, तो आप अपने साथ दूसरों को भी तो संक्रमित कीजिएगा ही कीजिएगा, बाकी आपका लाइफ भी कम ही होगा। मीन्स जो व्यक्ति को एड्स होगा, वैसे मरीजों को जो जिसके अंदर एड्स हो, तो अगर वह एक नॉर्मल लाइफ जीने का प्रयास कर रहा है तो फिर उसको दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि कोई भी बीमारी होता है ठीक तभी होता है जब आप उसको बहुत सारा दवाई के अलावा बहुत सारे चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि क्या करना है, क्या खाना है, नहीं खाना है, कैसे रहना है। समझ गए? तो चूँकि एड्स भी एक आपका वैसा ही खतरनाक रोग है, यह पूरा इम्यून सिस्टम को ही गड़बड़ा देता है। तो आपको अपने इम्यूनिटी को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ खाना चाहिए, उसका सेवन करेंगे। समझ गए? जो थेरेपी होता है ART थेरेपी होता है, जिसमें कुछ दवाइयाँ मिलाकर पेशेंट को दिया जाता है ताकि संक्रमण को कम किया जा सके। तो ART थेरेपी लेना चाहिए, सेंटर पे जाके बार बार चेक कराते रहें। समझ गए? उसके बाद आपको जो है साफ़ सुथरा रखना चाहिए, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, अपने आप को मनोवैज्ञानिक दबाव से निकालना चाहिए, यानी मजबूत बनाना चाहिए। तो तमाम तरीके के चीज़ करके रोकथाम किया जा सकता है। तो आपको मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट बनाया, लेकिन आप चाहे तो 20 पॉइंट भी एड्स के रोकथाम नियंत्रण के बारे में और लिख सकते हैं। 20 पॉइंट कम से कम 10 पॉइंट तो और लिख ही सकते हैं, जिसमें भोजन उजन एक्स्ट्रा चीज़ें के हमने यहाँ पे नहीं रखा है, बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें को हटा दिए हैं जो आपको एग्जाम में लिखना रहता है, लिखना पड़ेगा और लिखना होगा तो बेहतर होगा। बाकी ये 10 भी लिख दीजिएगा तो कम नहीं है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा लिखिएगा तो कॉपी भी ज़्यादा फुल होगा। समझ गए ना? तो इस 10 से ज़्यादा भी लिखिएगा, जैसे साफ़ सुथरा रहना चाहिए, इम्यूनिटी सिस्टम बनाने के लिए अच्छे जो है पोषण लेना, आहार लेना चाहिए। ठीक है? मनोवैज्ञानिक दबाव से बचना चाहिए। समझ गए ना चीज़ों को? ART थेरेपी करवाना चाहिए। तो 3-4 पॉइंट तो अभी ही मैंने बता दिया 10 के अलावा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। हम आपसे अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जितने भी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, आपके सामने यहाँ पे इंग्लिश में भी मैंने दे रखा है, तो टेंशन नहीं लेना है, आप इंग्लिश में भी इसको अच्छे से डील कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।